हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टार्क मूवमेंट ऑफ फोर्स को। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में पहले रिजिड बॉडी को और एक्सिस ऑफ रोटेशन को एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए मैं पहले आपको रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर मैं टार्क पे आऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टास्क से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी एंड पे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या है? आम अल्फाज में हम कहते हैं कोई बॉडी जो बहुत सख्त होती है वो रिजिड बॉडी है। फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स ये कहती है कि हर बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, ठीक है, और हर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से एक मखसूस फासला होता है। अगर फोर्स अप्लाई करने से पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान फासला तब्दील ना हो तो वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। लेकिन अगर फोर्स अप्लाई करने से पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान फासला चेंज हो जाए तो फिर इसका मतलब है वो रिजिड बॉडी नहीं है। अब चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या कहता है? अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स if distance between all the pair of particles of the body do not change by applying the force, then it is called a rigid body. दो बॉडीज ले ली हमने, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी में हमने पेयर ऑफ पार्टिकल्स कोई से सिलेक्ट कर लेने, हम दो पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज पेयर ए और बी का, दूसरा पेयर सी और डी का। सिर्फ दो पेयर सिलेक्ट कर लें। वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन हम समझने के लिए बस दो ही कंसीडर कर रहे हैं, ओके। अब इनके दरमियान एक मखसूस फासला है, ए और बी के दरमियान, मैंने ये एरो से शो किया, और सी और डी के दरमियान भी एक मखसूस फासला है। हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर इन पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान फासला तब्दील नहीं होता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी फिर रिजिड बॉडी है, ठीक है बच्चों। फोर्स अप्लाई की तो ए और बी के दरमियान पहले जो फासला था, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ए और बी के दरमियान वही फासला है, तो फिर ये बॉडी क्या है? रिजिड। सी और डी के दरमियान जो पहले फासला था फोर्स अप्लाई करने से, वही फासला फोर्स अप्लाई करने के बाद भी यह तब्दील नहीं हुआ, ठीक है बच्चे। तो ये वो पेयर ऑफ पार्टिकल्स है जिनकी बात हो रही है, जिनमें से कोई से दो पेयर ऑफ पार्टिकल्स हमने सिलेक्ट कर लिए। तो बच्चों वेरी सिंपल कि अगर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी के पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान फासला तब्दील ना हो तो फिर वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी, ओके। अब एक और बॉडी की एग्जांपल लेते हैं जो कि रिजिड नहीं है। ये बॉडी, इसके ऊपर हमने यहां से फोर्स लगाई और फोर्स अप्लाई करने से इसकी शेप में चेंज आ गया, ठीक है। अब देखें यहां पर जो पार्टिकल थे सी और डी, ठीक है, ये पार्टिकल यहां पर था, जब हमने फोर्स अप्लाई की तो वो शिफ्ट हो गए नीचे की तरफ। ये ब्लैक स्पॉट इसका पहले वाली पोजीशन है, ये ब्लू जो है वो इसकी न्यू पोजीशन है। तो देखें इन दोनों पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान फासला चेंज हो गया ना, ठीक है। इसी तरह जो यहां पर और यहां पर पार्टिकल्स थे, ये वहां पर ए पार्टिकल, यहां पर बी पार्टिकल था, जब आपने ये फोर्स अप्लाई की तो ये ऐसे आउटवर्ड एक्सटेंड हुई, तो इसके पार्टिकल आउटवर्ड मूव किए, इधर से यूं, इधर से यूं, ठीक है। आप देखिए यहां से भी पार्टिकल इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला पार्टिकल भी इधर शिफ्ट हो गया, तो इन पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान फासला तब्दील हो गया। इनके दरमियान फासला कम हो गया और इनके दरमियान फासला बढ़ गया, तो ये बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने के बाद पेयर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान फासला तब्दील हो गया है। इसलिए बच्चों हम इसको रिजिड बॉडी कंसीडर नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट आपकी बुक में बताया गया है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों ये बेसिकली एक लाइन होती है जिस लाइन के इर्द गिर्द एक बॉडी के तमाम पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उन तमाम सर्कल का सेंटर इसी लाइन के ऊपर पाया जाता है। अब देखिए डेफिनेशन, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। एक रिजिड बॉडी ले ली जो कि किसी लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है। पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। जैसे ये रिजिड बॉडी है, ये लाइन है, इस लाइन की गिर्द ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, अगर यूं हम कहें ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इसके तमाम पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अलग अलग पार्टिकल बताए, एक यहाँ पर पार्टिकल सेलेक्ट किया, ये देखिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये वाला पार्टिकल, ये सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं इस बॉडी के अंदर।
अलग अलग पार्टिकल्स, ठीक है। और इन सब के सर्कल के जो सेंटर है वो इसी लाइन के ऊपर पाए जा रहे हैं। इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो कंप्लीट करेंगे डेफिनेशन। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन, पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल, बॉडी के पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे विद देयर सेंटर्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन, और जिस सर्कुलर पाथ पे ये सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं उन सब के सेंटर इसी लाइन के ऊपर होते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों फिर से सुन लो, एक बॉडी किसी लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है, जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, ये रोटेट कर रही है इस लाइन के अबाउट। अब इसका हर पार्टिकल इस लाइन के अलोंग ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये भी कुछ पार्टिकल मैंने बनाए डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, और ये सब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, और देखिए ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर भी इस लाइन के ऊपर पाया जा रहा है, ये जिस सर्कल में घूम रहा है उसका सेंटर भी इसी लाइन के ऊपर पाया जा रहा है। तो जितने भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं यानी घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ के ऊपर, उन सब के सेंटर इसी लाइन के ऊपर पाए जाते हैं। तो बच्चों इस लाइन को हम कहते हैं जी, हमारे पास है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो है टार्क। क्या होता है टार्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों फोर्स का घुमाने का असर जो होता है ना, इसको हम टार्क कहते हैं। बहुत आसान और सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है। आप डोर पे फोर्स लगाते हैं, ऐसे पुश करते हैं तो वो क्या आता है, ऐसे टर्न कर जाता है, ऐसे या ऐसे खुलेगा, ठीक है। पुश करें पुल करें ऐसे घूमेगा। तो आपने फोर्स अप्लाई की और बॉडी टर्न कर जाए, तो फोर्स अप्लाई करने से अगर कोई बॉडी टर्न करती है तो हम कहते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही तो हम टॉर्क कहते हैं, फोर्स का घुमाने का असर। ओके, तो बच्चों अब इसको फर्दर डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक दो पॉइंट्स का पता होना चाहिए, जिसमें मोमेंट आर्म क्या होता है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, ताकि आपको सही से इसकी फील आए, ठीक है। पहले हम इन दोनों को सीख लेते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? The line along which a force acts is called line of action of force. देखो आप डोर के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पर, ठीक है, मैं इस पे यू फोर्स लगाता हूँ ऐसे, तो ये ऐसे टर्न की। अब ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ये जो लाइन है जिस लाइन के अलोंग मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मैं यहाँ पर यू फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये बॉडी टर्न कर गई ऐसे, ठीक है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो गया ऐसे। अब जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? वो लाइन जिस लाइन के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। ओके, दूसरी बात बच्चों, मूवमेंट आर्म क्या होता है? अब जरा ये बात गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। देखिए आप स्पैनर यूज करते हैं एक नट को ओपन करने के लिए, ठीक है, ये नट ऐसे घूमता है, तो यहां पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे आउटवर्ड, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये स्पैनर आपने लगाया और इस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से सुन ले, मूवमेंट आर्म क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसका जो एंगल होता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये है हमारे पास मूवमेंट आर्म। ओके, तो ये आपने सीख लिया। अब इसके फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। टॉर्क का फार्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। यहां पर जो एल है वो मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ क्या है? वो अप्लाइड फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसको टर्न करने के लिए। तो सिंपली टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। बच्चों यूनिट भी इसका आप लोगों ने याद रखने, न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मूवमेंट आर्म एक लेंथ ही है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। ओके, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, अपॉन विच द टॉर्क डिपेंड।
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे टार्क डिपेंड करता है? देखिए जरा बच्चों, दो मेन फैक्टर्स हैं, एक है मोमेंट आर्म, दूसरा है फोर्स। मोमेंट आर्म को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, इसलिए मैं पहले फोर्स के बारे में बता देता हूं। जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी में उतना ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो टार्क जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इसके साथ, फोर्स के साथ। जितनी ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करते जाएंगे उतना ज्यादा बॉडी में टार्क प्रोड्यूस होता जाएगा। ओके, ये तो बहुत सिंपल सा आसान सा है। आप थोड़ी फोर्स अप्लाई करें, थोड़ा टार्क प्रोड्यूस होगा। आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट मूवमेंट आर्म के ऊपर। मूवमेंट आर्म किस तरह से डिपेंड करता है ये टार्क के ऊपर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों बात गौर से सुनिए। समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई भी स्पैनर यूज करते हुए, जो छोटे साइज का स्पैनर है, आप किसी नट को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नट आपसे ओपन नहीं होता। आप काफी ज्यादा जोर लगा रहे हैं लेकिन आपसे ओपन नहीं हो पाता। फिर आप क्या करेंगे, आपको एक बड़ा स्पैनर लेकर आते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ ज्यादा हो आर्म की। अब उसके थ्रू आप उसको ओपन करते हैं तो वही नट आपने आसानी से ओपन कर लिया। अब आखिर ऐसा क्या हो गया, इसमें ऐसा क्या था जो इसमें नहीं था? यहां पर एक नट को ओपन करने के लिए जितना टार्क रिक्वायर्ड है वो टार्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। आप अपनी पूरी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो टार्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। जब आपने एक लॉन्ग स्पैनर यूज किया, ठीक है, यहां पर आपने फोर्स अप्लाई की, तो उससे ये हुआ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से अप्लाइड फोर्स का फासला बढ़ गया, यानी मूवमेंट आर्म इंक्रीज हो गया। जब मूवमेंट आर्म इंक्रीज हो गया तो उससे क्या हुआ, ज्यादा टार्क प्रोड्यूस हुआ और ये नट ओपन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मूवमेंट आर्म को बढ़ा देते हैं तो टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो जैसे हमने कहा फोर्स इंक्रीज करने से हमारे पास टॉर्क बढ़ता है, इसी तरह से आपने ये भी याद रखना है कि मूवमेंट आर्म को बढ़ाने से भी टॉर्क बढ़ता है। अब आपको मैं रियल लाइफ से एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी देखा होगा कि रोड पे जब कभी ट्रक वगैरह पंचर हो जाते हैं तो उनका टायर वो खोला जाता है, तो वो कैसे खुलते हैं? आपका क्या ख्याल है, इस छोटे छोटे स्पैनर से वो खुल जाता है? बिल्कुल भी नहीं खुलता। फिर क्या करते हैं वो ड्राइवर वगैरह, वो ऐसा करते हैं, उन्होंने एक लंबा सा पाइप रखा होता है, ऐसे स्पैनर लगाते हैं नट के साथ और यहां पर एक पाइप लगा के उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, वो यूं समझे कि एक लॉन्ग स्पैनर बन जाता है जब उसके साथ यहां पाइप अटैच कर दिया उन्होंने। अब वो पाइप को ऐसे प्रेस करते हैं, आसानी से नट खुल जाता है। ठीक है, तो वो क्या करें, वो बेसिकली फिजिक्स का यूज कर रहे हैं। वो मूवमेंट आर्म बढ़ा देते हैं। जब मोमेंट आर्म बढ़ जाता है तो ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होता है और उससे नट को ओपन कर सकते हैं, जो कि आप इन छोटे स्पैनर से नहीं कर सकते। इवन इसको यूज करते हुए भी आप उस नट को, जो एक टायर का नट होता है, आप ओपन नहीं कर सकते। लेकिन आप शायद पाइप अटैच कर दें, उसकी लेंथ को बढ़ा दें, अब आप फोर्स लगाएंगे तो वो नट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बच्चों यहां से ये बात क्लियर हो गई है कि मोमेंट आर्म अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, आप ज्यादा टार्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, आप कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों, और कुछ कंफ्यूजन भी हैं आपकी क्लियर कर देंगे इसमें। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई द हैंडल्स ऑफ द डोर्स फिक्स्ड नियर द आउटर एज? ये जो डोर है ना, इसका हैंडल आउटर एज पे क्यों फिक्स किया जाता है, थोड़ा करीब क्यों नहीं? तो उसकी रीजन क्या है बच्चों? देखो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जिसके गिर्द ये रोटेट करता है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप इधर करीब कहीं हैंडल लगा देंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका फासला कम हो जाएगा। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया, मतलब कि मूवमेंट आर्म कम हो जाएगा। मूवमेंट आर्म कम होगा तो आपको ज्यादा टार्क प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, टार्क प्रोड्यूस ज्यादा नहीं होगा। फिर आप क्या करते हैं, आप यहां की बजाय जब इसको आउटर एज पे लगाते हैं तो इससे मूवमेंट आर्म बढ़ जाता है। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का फासला जब बढ़ जाएगा तो बच्चों उससे क्या होगा, मूवमेंट आर्म बढ़ेगा। और जब मूवमेंट आर्म ज्यादा होता है तो फिर टार्क ज्यादा होता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे और डोर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस हैंडल को यहां के बजाय कहीं बहुत ज्यादा करीब लगा देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उससे मूवमेंट आर्म शॉर्ट हो जाता है, जिससे फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है डोर को ओपन करने में और क्लोज करने में। ठीक है, तो अब आपको आंसर मिल गया कि आउटर एज पे इसलिए लगाया जाता है हैंडल ताकि मूवमेंट आर्म को इंक्रीज किया जाए। जब मूवमेंट आर्म इंक्रीज होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ टार्क को प्रोड्यूस किया जा सकता है ताकि इजीली डोर को ओपन किया जा सके और उसको क्लोज किया जाए। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाई अ मैकेनिक यूजेस अ स्पैनर ऑफ
a longer arm to tighten or loose the nut। ये तो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, सेम क्वेश्चन है। जो लॉन्ग आर्म है उसमें मूवमेंट आर्म इंक्रीज हो जाता है, मूवमेंट आर्म इंक्रीज होने से ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होता है। जब ज्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा आप आसानी से नट को टाइट भी कर सकते हैं और उसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की जाए स्पैनर के ऊपर तो फिर नट क्यों ओपन नहीं होता। अब यहां थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, गौर से सुनना बच्चों आपने। देखिए इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये आ गया हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और वो कहां से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। तो क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से कोई फासला है, जीरो डिस्टेंस, यानी इस केस के अंदर मोमेंट आर्म जीरो होता है। ठीक है, इस केस के अंदर मोमेंट आर्म जीरो होता है। मोमेंट आर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला, परपेंडिकुलर फासला। अब जब वो उसके ऊपर से गुजर रहा है तो डिस्टेंस तो उसका कोई नहीं है फिर उससे, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन का इस वक्त लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से डिस्टेंस जीरो है, कोई मोमेंट आर्म नहीं है। इस वजह से आप जितनी मर्जी फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर नट ओपन या क्लोज नहीं होगा, या टाइट नहीं होगा, या लूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाता है। इस केस में मोमेंट आर्म जीरो हो जाता है, और मोमेंट आर्म जीरो होने से क्या होगा बच्चों, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। दूसरा केस, अब आप अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग स्पैनर यूज कर लेते हैं लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों, चलिए आपको वो भी क्लियर कर देता हूं जरा। देखिए इसको हम मिटा देते हैं यहां से। देखिए बच्चों, इस वक्त फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ये वो लाइन है जिस लाइन के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, मूवमेंट आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म होता है, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये। ठीक है, तो देखिए ये आता है हमारे पास मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म की जो वैल्यू है वो कम है, शॉर्टर मूवमेंट आर्म है। ठीक है, इस वजह से यहां पर आपको काफी ज्यादा फोर्स लगाने के बाद भी बहुत ज्यादा टार्क आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, आपको वजह पता चल गई होगी। हम अक्सर ये सोचते हैं कि बस अगर इसकी लेंथ बढ़ गई है, ठीक है, तो अब हमें जो है वो टॉर्क ज्यादा ही मिलेगा। बच्चों आप जो फोर्स लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये आ गया, तो मोमेंट आर्म यहां से लेके यहां तक खाली लेंथ नहीं होती। मोमेंट आर्म ये होता है कि इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो यहां पर इस केस में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यूं अप्लाई हो रही है, तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक इस तरह से होगा। देखिए 90 डिग्री का एंगल तो यहां बनेगा, यहां तो नहीं बनता 90 डिग्री का एंगल। तो ये रीजन है बच्चों यहां पर कि जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर इस तरह होता है कि इसका जो मोमेंट आर्म होता है वो शॉर्ट हो जाता है। दिखने में इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन फोर्स इस तरह से अप्लाई हुई है कि मोमेंट आर्म अभी भी शॉर्टर है। इस वजह से क्या होता है, यहां पर ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।